Hello everyone, this is Bhavya Rampal and I welcome you all on this exceptional and revolutionary channel that is Learn to Lead Tutorials. So students, as you all know, आज है वीकेंड, ओके, एंड आपको ये भी पता है कि वीकेंड में हम आपके लिए लेके आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. सो आज मैं आपके लिए बिल्कुल MCQs लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपकी 2 थ्योरीज़ के ऊपर बेस्ड हैं. फर्स्ट थ्योरी है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सेकंड थ्योरी है वाइगॉट्स्काय थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस देखी होंगी तो उन वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में करवाया था ये दोनों थ्योरीज़ को, राइट. सो मेक श्योर मेरे आज की वीडियो देखने से पहले आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो ज़रूर देख लें, बिकॉज़ उनको देखे बिना आप ये MCQ सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट MCQs बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट ये क्वेश्चन है आपका पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से. अकॉर्डिंग टू पियाजे, a child between 2 to 7 years is in the dash stage of cognitive development. अब यहाँ पे हम थोड़ी सी रिकॉल करते हैं पियाजे थ्योरी. 4 स्टेजेस हमने पढ़ी थी. फर्स्ट इज़ सेंसरी मोटर, सेकंड इज़ प्री ऑपरेशनल, थर्ड वन थी कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ वन थी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल, राइट. सो सेंसरी मोटर जो हमारी स्टेज थी उसका एज क्या था, बर्थ से लेके 2 इयर्स तक, ठीक है. उसके बाद प्री ऑपरेशनल का फेज़ क्या था, 2 से लेके 7 इयर्स तक. कंक्रीट ऑपरेशनल का फेज़ था 8 इयर्स से लेके 12 इयर्स तक, राइट. और जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशन थी वो उसका टाइम पीरियड था अबव 12, दैट इज़ योर अडोलेसेंट. सो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि 2 से लेके 7 इयर्स तक की जो एज है वो कौन सी स्टेज में आती है. तो ये आती है आपकी सेकंड स्टेज में, दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज. तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, डी, दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. अगर आपने इस थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने फटाफट जवाब दे दिया होगा, आई होप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये है आपका वाइगॉट्स्काय थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से. According to Lev Vygotsky, the primary cause of cognition development is. ओके, अब Vygotsky के अकॉर्डिंग प्राइमरी कॉज क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का. आंसर्स देख लेते हैं. स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बी इज़ सोशल इंटरेक्शन, सी इज़ एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास एंड फोर्थ इज़ इक्विलिब्रियम. क्लास मैंने आपको पहले भी बताया था वाइगॉट्स्काय की जो थ्योरी है वो डायरेक्टली किसके साथ लिंक्ड है, सोशल इंटरेक्शन से. जहाँ पे भी आपको ऑप्शन में सोशल इंटरेक्शन वर्ड दिख जाता है तो उसका आंसर सीधा सीधा क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन. सो यहाँ पे भी वाइगॉट्स्काय ने क्या कहा था कि जो मेजर कॉज है हमारे मेंटल डेवलपमेंट का वो क्या है, सोशल इंटरेक्शन. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज़ सोशल इंटरेक्शन. Next, again from Vygotsky theory. In Vygotsky theory, which aspect of development gets neglected? अब कौन सी ऐसा आस्पेक्ट है, ठीक है, जिसको वाइगॉट्स्काय ने अपनी थ्योरी में बिल्कुल ही इग्नोर करा है या निगलेक्ट करा है, ठीक है. ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट इज सोशल. वाइगॉट्स्काय ने सोशल इंटरेक्शन को इस थ्योरी में रखा था, ठीक है. कल्चरल ऑफ कोर्स वाइगॉट्स्काय ने ये भी कहा था कि जो एक बच्चा है वो अपने कल्चर से भी बहुत कुछ सीखता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. लिंग्विस्टिक, डी आंसर देखो, लिंग्विस्टिक. अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वाइगॉट्स्काय जो है वो लैंग्वेज के ऊपर भी वो इम्फेसाइज करता है, ठीक है. सो सोशल इम्फेटिक है यहाँ पे, कल्चरल भी यहाँ पे इम्फेटिक है, लिंग्विस्टिक भी कहीं ना कहीं यहाँ पे वाइगॉट्स्काय की थ्योरी में इम्पैक्टफुल है. लेकिन बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे वाइगॉट्स्काय ने बिल्कुल ही इग्नोर करे हैं, बिल्कुल ही निगलेक्ट करे हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी,
मतलब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एक बच्चे के वाइगॉट्स्काय ने अपनी थ्योरी में इंक्लूड नहीं किए, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying old schemas as per the new information. These two processes are known as. अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने कोग्निटिव प्रोसेस में आपके दो प्रोसेस पढ़े थे, जिसमें एक था असिमिलेशन और एक था अकोमोडेशन। असिमिलेशन क्या होता है? अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को फिट करना, और अकोमोडेशन क्या होता है? अपने ओल्ड स्कीमा को बिल्कुल ही मॉडिफाई कर देना, चेंज कर देना विद द न्यू स्कीमा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है गाइस, और इसका आंसर भी क्या होगा? दैट इज़ डी, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसके ऑप्शंस देख रहे हो तो ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाली ऑप्शंस है। असिमिलेशन, अडेप्टेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, मॉडिफिकेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। सो आपको प्रोसेस के बारे में अगर नॉलेज होगी, उसके आप कह सकते हो कि उसके सीक्वेंस के बारे में नॉलेज होगी, तो आप इसको करेक्ट वे में इसका आंसर दे पाओगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। आई होप कि आपको यहाँ तक हर एक क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। अब सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी थी? बर्थ से लेके 2 इयर्स के बीच बीच में जो स्टेज होती है एक चाइल्ड की, वो होती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज में क्या फीचर्स होते हैं, क्या एक बच्चे में करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो हमने पहचानने हैं यहाँ पे। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, जहाँ पे लॉजिकल वर्ड आ गया तो छोटा बच्चा बर्थ से लेके 2 साल का जो बच्चा है वो लॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपकी गलत हो गई। सेकंड, कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज़। अब इतना छोटे से बच्चे को पता ही नहीं है कि वर्ल्ड क्या है, लोग क्या हैं, दुनियादारी क्या है, सोशल इश्यूज़ क्या हैं। सो बी जो ऑप्शन है वो भी आपकी क्या हो गई? गलत। थर्ड देखो, एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस। अब इतना छोटा सा बच्चा है, उसका दिमाग डेवलप भी नहीं हुआ है, तो वो चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर सकता और ना ही वो चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। तो सी ऑप्शन जो है वो भी सीधी सीधी क्या हो गई? गलत। फोर्थ ऑप्शन देखो, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। यस, ये आपका सही आंसर है कि वो इमिटेट करता है, मतलब कि लोगों को इमिटेट करता है, उनकी नकल करता है, अपनी मेमोरी में डालता है और फिर उनकी मेंटली रिप्रेजेंटेशन करता है अपने ही दिमाग में। सो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सेंसरी मोटर स्टेज का ये फीचर है, इमिटेशन करना, मेमोरी करना और मेंटल रिप्रेजेंटेशन करना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। The concept of object permanence is attained during Piaget's dash stage of development। अब object permanence मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब आपके दिमाग में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में परमानेंट नॉलेज जो है वो बैठ जाती है, आप ऑब्जेक्ट्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बच्चे, वो सीधी सीधी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में होती है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो ऑब्जेक्ट को पहचानने में और उसके कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाने में बहुत ज़्यादा एबल होता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो आपकी फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ सेंसरी मोटर स्टेज में ही बच्चे को आ जाती है, राइट। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ओके, ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। स्ट्रक्चर्स की बात करी है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखो क्या है, मेंटल मैप्स, मेंटल टूल्स, स्कीमास एंड इमेजेस। अब अगर आपने मेरी पियाजे थ्योरी वाली कोग्निटिव प्रोसेस वाली वीडियो देखी होगी तो कहीं पे भी मैंने मेंटल मैप्स वर्ड यूज़ नहीं किया, मेंटल टूल वर्ड यूज़ नहीं किया और इमेजेस भी वर्ड यूज़ नहीं किया। तो उस प्रोसेस में क्या आता है? स्कीमा एक वर्ड आता है, और स्कीमा क्या होते हैं? आपके स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो ऑलरेडी आपके दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमास। वाई? बिकॉज स्कीमा जो है वो आपके स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट,
Live by God's sky refers to the verbal dialogues that children have with themselves as. क्वेश्चन का मतलब क्या है, जब बच्चे खुद से वर्बली डायलॉग्स से खुद से बात करते हैं तो वो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, उस स्पीच को लिव बाय गॉड्स स्काई ने क्या कहा है, ठीक है, या उसको क्या नाम दिया है जब बच्चे खुद ही अपने आप से वर्बल डायलॉग्स करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखो, फर्स्ट इज डिस्टॉर्टेड स्पीच, सेकेंड इज प्रॉब्लमैटिक स्पीच, थर्ड इज़ ईगोसेंट्रिक स्पीच एंड फोर्थ इज़ प्राइवेट स्पीच। बच्चे देखो, जब आप खुद से बात करते हो या जब कोई बच्चा खुद ही से वर्बल डायलॉग से बात करता है तो वो उसके डायलॉग्स, वो जो उसकी बातें होती हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत ही प्राइवेट बातें होती हैं, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या होगा, प्राइवेट स्पीच। क्यों? बिकॉज आप खुद से बात कर रहे हो और आप किसी और से बात नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप से जब भी बात करते हो वो आपकी क्या हो जाएगी, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। तो लिव बाय गॉड्स स्काई ने भी खुद से वर्बल डायलॉग्स बोलने को क्या नाम दिया है, प्राइवेट स्पीच। गाइस, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है जब आप खुद से वर्बल डायलॉग्स करते हो, राइट। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज़। अब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है आपकी थर्ड स्टेज, जो कि आती है 8 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक, राइट। ओके, अब देखो, अब एक 12 साल तक का बच्चा, 8 से 12 साल तक का बच्चा जो है वो क्या क्या चीज़ कर सकता है, ठीक है। अब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है उसका मेजर अकम्पलिशमेंट, मेजर गोल क्या है। फर्स्ट देखो, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, बी इज़ एनिमिस्टिक थिंकिंग, सी इज़ एबिलिटी टू कंजर्व एंड डी इज़ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चा करता है आपके सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट स्टेज है। फिर आ गया आपका एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग जो है वो बच्चा रखता है आपकी सेकेंड स्टेज में, दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। वाई? बिकॉज प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को लगता है कि जो भी चीज़ उसके जो सामने आ रही है, चाहे वो नॉन लिविंग है, लेकिन वो उस नॉन लिविंग चीज़ को भी लिविंग चीज़ मानना शुरू कर देता है, ठीक है। सो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग आती है बच्चे के प्री ऑपरेशनल स्टेज में। फिर आप आ जाओ ऑप्शन डी में, हाइपोथेटिक एंड डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग आती है बच्चे की लास्ट स्टेज में, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर, एबिलिटी टू कंजर्व। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो चीज़ों को कंजर्व करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लॉजिकली कुछ ना कुछ लॉजिकल उसके माइंड में चलता है। सो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज़ एबिलिटी टू कंजर्व। अब ये सभी आपको पता होने चाहिए कि कौन सी स्टेज में बच्चा क्या क्या करता है, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कार्फ फोल्डिंग। बच्चे, मैंने अपनी बाय गॉड्स स्काई की वीडियो में आपको ये बताया था, स्कार्फ फोल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको सीटेट के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में मिल जाएगा। तो स्कार्फ फोल्डिंग को समझना और इसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ पर आपके सीटेट एग्जामिनेशन से, ठीक है। सो स्कार्फ फोल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर टू। अब स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता था, मैंने आपको बताया था, स्कार्फ फोल्डिंग होता है जब आप लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम किसी भी नॉलेजेबल पर्सन के या किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प लेके जब आप लर्निंग करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कार्फ फोल्डिंग। वो एक्सपर्ट पर्सन आपका टीचर भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके लेवल के बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, या कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है, ठीक है। जब भी आप हेल्प लेते हो अपने बड़ों से या किसी एक्सपर्ट से लर्निंग प्रोसेस में तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कार्फ फोल्डिंग। और ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है। वाई टेम्परेरी होती है? क्योंकि उनसे हेल्प लेके आप अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है। सो लेट्स सी कि इसके आंसर्स क्या हैं। फर्स्ट देखो, टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है, जब आप सपोर्ट लेते हो एडल्ट से। क्यों सपोर्ट लेते हो, लर्निंग करने के लिए,
ठीक है। बी देखो, असरटेनिंग द कॉजेज ऑफ मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स। अब स्कार्फ फोल्डिंग में हम बच्चों की मिस्टेक्स को असरटेन नहीं करते। सी, सिमुलेशन टीचिंग। सिमुलेशन टीचिंग भी हमारी स्कार्फ फोल्डिंग के अंडर नहीं आती। डी इज़ रिकैप्चुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग। हम प्रीवियस लर्निंग की बात नहीं करते स्कार्फ फोल्डिंग में। स्कार्फ फोल्डिंग क्या होती है, टेम्परेरी सपोर्ट जब हम देते हैं बच्चों को किसी अडल्ट के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कार्फ फोल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज़ टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स। ओके, नेक्स्ट, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज इज़ नोन एज डैश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। नए किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में फ़िट करना क्या होता है, ये असिमिलेशन होता है। अब कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ बच्चों को लगेगा यहाँ पे कि आंसर क्या है, अकोमोडेशन है। नहीं, आंसर अकोमोडेशन नहीं है। क्यों? अकोमोडेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब हम ओल्ड स्कीमा को मॉडिफाई कर देते हैं न्यू स्कीमा के साथ। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपको चेंज या फिर ओल्ड स्कीमा, मॉडिफिकेशन विद न्यू स्कीमा, ये कीवर्ड्स आपको यहाँ नहीं मिल रहे। यहाँ पे आपको कीवर्ड क्या मिल रहा है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन फिट कर देनी। ठीक है, सो ये प्रोसेस क्या होता है, असिमिलेशन का प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज़ असिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्काय जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज़। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, ये कौन सा जोन होता है। ये जोन जो है वो आपको ये बताता है, ये डिफरेंस शो करता है कि एक बच्चा इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है और वो किसी एडल्ट की, किसी एक्सपर्ट के अंडर रह के वो क्या कर सकता है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज शोज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद द एक्सपीरियंस ऑफ अ एडल्ट। ठीक है, और विद द एक्सपीरियंस ऑफ अ एक्सपर्ट। ठीक है, सो लेट्स सी इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। ऑप्शन देखो, फर्स्ट इज जोन डिमार्केटिंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर। नो, ये सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर नहीं है, ये जोन ये शो नहीं करता, तो ये इसका गलत, ये तो बिल्कुल ही सीधा गलत हो गया। सेकेंड, व्हाट द चाइल्ड कैन डू इन हर ओन विच कैन नॉट बी असेस्ड। असेसमेंट की, इवैल्यूएशन की बात ही हम नहीं करते जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर। सी देखो, द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस। सो ये जो है आपका सही आंसर है, ये एक गैप दिखाता है, बच्चा इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है और वो विद असिस्टेंस, किसी के अंडर रह के या किसी एडल्ट या किसी एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस से वो क्या कर सकता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। डी भी एक बार देख लेते हैं, द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल। ऐसा भी कुछ नहीं होता आपके ZPD में। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज़, ये गैप शो करता है व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट ही कैन डू विद द असिस्टेंस ऑफ सम एक्सपर्ट। राइट, आई होप आपको ये क्लियर है। Okay, next question is, according to Lev Vygotsky, basic mental capacities are transformed into higher cognitive processes primarily through। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है, वाइगॉट्स्काय के अकॉर्डिंग बेसिक जो आपकी मेंटल कैपेसिटीज़ हैं वो हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो कैसे डेवलप होता है, प्राइम फैक्टर क्या है उसमें। ऑप्शन देखते हैं, अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, नो। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, नो। सोशल इंटरेक्शन, येस, सोशल इंटरेक्शन। मैंने आपको पहले ही कहा था, वाइगॉट्स्काय की थ्योरी जो है टोटली लिंक्ड है आपकी सोशल इंटरेक्शन से। डी इज़ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। वाइगॉट्स्काय में अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिवार्ड, पनिशमेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये कोई भी कीवर्ड नहीं आता वाइगॉट्स्काय में। सो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सोशल इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।
आई होप कि मेरी आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल हुई होगी आपके लिए। आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों इन दोनों कॉन्सेप्ट में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे आपने लॉजिकली थिंक करना है, कैसे कैसे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस, जस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, ओके। और आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी क्वेरी है हमारी आज के क्वेश्चंस को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। Stay blessed, stay at home and stay safe. Bye bye. This is Bhavya Rampal signing off.